हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एडवोकेट आकाश दीक्षित और एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टैक्स से जुड़ी हुई कई सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें हम बात करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट हमारे घर से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इनकम टैक्स में इनकम यानी आय को 5 भागों में, या जिसे हेड्स भी कहते हैं, में डिवाइड किया गया है। आप जो इनकम करते हैं वो सब इसी 5 कैटेगरी में फॉल करती है। तो आपकी कौन सी इनकम कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, चलिए देखते हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले होते हैं, जो सर्विस में होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, उन लोग को सैलरी मिलती है, तो उन लोगों की इनकम फॉल करती है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। अच्छा, मेरे पास एक घर है, वो खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको किराए पे उठा दिया। तो मैंने किराए पे उठा दिया तो उससे मुझे उस घर का किराया मिलने लगा, तो मेरी इनकम जनरेट होने लगी। मेरी इनकम किससे जनरेट हुई? उस किराए के घर से, जिससे मुझे अब किराया मिलने लगा है। तो मेरी इनकम किस में फॉल करेगी? मेरी इनकम फॉल करेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। भाई बिजनेस कौन से होते हैं? बिजनेस हो गया, जैसे मान लीजिए कपड़े का बिजनेस हो गया, बर्तन का बिजनेस हो गया, फुटवेयर का बिजनेस हो गया, तमाम तरह के बिजनेस होते हैं। ऐसी प्रोफेशनल्स में आ गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए, एडवोकेट्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, आर्किटेक्ट्स आ गए। तो ये भी प्रोफेशनल्स हैं, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपनी, उनकी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में फॉल करती है। ठीक है। मेरे पास ऐसा जो घर था मेरे पास, मैंने उस घर को ही उठा के बेच दिया। घर मेरे लिए क्या था? घर मेरी कैपिटल एसेट था। मैंने अपनी एसेट को ही बेच दिया उठा के। मेरे पास कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, मैंने ज्वेलरी उठा के बेच दी। ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी भी मेरी एसेट है, तो मैंने उसको भी उठा के बेच दिया। ठीक है। तो जब हम अपनी कैपिटल एसेट को उठा के बेच देते हैं, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा, जिसको ना सैलरी मिल रही है, ना हाउस प्रॉपर्टी से कोई उसको इनकम हो रही है, ना ही उसका कोई बिजनेस है, ना ही वो उसका कोई प्रोफेशन है, और ना ही उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, तो ना ही उसे कैपिटल गेन हुआ, इसके बाद भी उसे कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो वो किस हेड में फॉल करेगी? भाई उस वो फॉल करेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है। अगर ऊपर के 4 हेडों में कोई भी इनकम फॉल नहीं कर रही है, तो वो सीधा कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगी। ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। चलिए देखते हैं क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या जिसका पार्ट 1 है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा थोड़ा चैप्टर है, तो ये एक पूरी वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, तो इसका मैं दूसरा पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22। सेक्शन 22 बताता है कि इसमें फॉल करने वाली सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक है। अब सेक्शन 22 क्या कहता है कि एक प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर। प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिल्डिंग का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि बिल्डिंग क्या होगी। बिल्डिंग एक घर भी है, एक ऑफिस भी बिल्डिंग है, एक थिएटर भी बिल्डिंग होता है, एक आपका कॉन्फ्रेंस हॉल भी बिल्डिंग है, एक म्यूजिक हॉल भी बिल्डिंग है ना। तो ये बिल्डिंग तो हमें पता है बिल्डिंग क्या हो गया, लेकिन उसमें एक साथ ही साथ एक चीज दे रखी है, लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर। लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग बिल्डिंग्स और लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर। भाई लैंड्स अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या हुआ? ये भी देखिए, ये भी हमारी जो घर बना हुआ है ये क्या है? ये बिल्डिंग में आ गया। ठीक है। और लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर का मतलब हो गया कि उस बिल्डिंग से लगी हुई जमीन। ठीक है। उस बिल्डिंग से लगी हुई जमीन। तो भाई ये हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से लगी हुई जमीन भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपकी केवल ये इतनी बड़ी जमीन ही जमीन है और उसके बाद आपको एक छोटा सा आपने कमरा बना दिया, कह दिया कि ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी है। नहीं भाई, वो हाउस प्रॉपर्टी में आपका नहीं आएगा। ठीक है। एक रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से आपका हाउस प्रॉपर्टी में वो आती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब भी समझ गए क्या है यहाँ पे। एससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो
उस प्रॉपर्टी का जो एसएससी है वो उसका ऑनर होना चाहिए। मतलब कि जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी, तो जिसको जनरेट हो रही है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। ठीक है। डज नॉट ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन बाय द ऑनर। मतलब कि वो बिल्डिंग जिसकी है, उसका जो ऑनर है वो उस बिल्डिंग में अपना बिजनेस या किसी भी तरह का प्रोफेशन उसमें रन नहीं कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, कौन कौन सी? प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग बिल्डिंग्स और लैंड सप्लाइंग एंड देयर, मतलब कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए और उस बिल्डिंग से लगी या उस बिल्डिंग से लगी हुई जमीन, बिल्डिंग और उस बिल्डिंग से लगी हुई जमीन प्रॉपर्टी बनी जाएगी एसएससी, और जो एसएससी है वो उसका एक्चुअल में ऑनर होना चाहिए, और उस एसएससी के द्वारा वो बिल्डिंग अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए रन नहीं करनी होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये तीनों चीजें फॉलो करती हैं तो वो सेक्शन 22 में आता है, और सेक्शन 22 जो हमारा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है। ठीक है। तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑनर और डीम्ड ऑनर। रजिस्टर्ड ऑनर का मतलब तो सभी जानते हैं कि भैया जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री है, वो उसका रजिस्टर्ड ऑनर हो गया। ठीक है। डीम्ड ऑनर, डीम्ड ऑनर सेक्शन 27 में बताया गया है। तो डीम्ड ऑनर में क्या क्या आएगा? भाई डीम्ड ऑनर में आएगा इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा कि जब कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को यानी कि अपने पति या पत्नी को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बिना किसी पैसों के, या बहुत ही थोड़े पैसे लेकर के उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी बीवी के नाम पे। ठीक है। तो अब क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसकी बीवी के नाम पे, तो ऑनर कौन होगी? उसकी बीवी हो गई। लेकिन भाई इनकम टैक्स कहता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप तुमने जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी है अपनी बीवी को, तुमने बहुत ही कम दाम में करी है, या तुमने उसका पैसा ही नहीं लिया, तुमने बस ऐसे फ्री में उसको जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो हम उसको ऑनर नहीं मानेंगे, हम ऑनर तुमको ही मानेंगे, क्योंकि तुमने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है। हाँ, अगर तुमने उसका सही सही पैसा लिया होता तब तो हम ऑनर तुम्हारी बीवी को मानते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुमने टैक्स बचाने के लिए ही केवल ये काम किया है कि अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी बीवी के नाम कर दी है। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, उनकी इनकम है 5 लाख रुपए सैलरी से आती है, और हाउस प्रॉपर्टी से उनकी इनकम आती है 2 लाख रुपए। तो टोटल इनकम उनकी इनकम हो गई है यहाँ, तो टोटल इनकम जो है उनकी वो हो गई है कितनी? वो हो गई है 7 लाख रुपए। अच्छा ठीक है भाई, देखो 5 लाख तक की इनकम में तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। क्योंकि 5-2.5 लाख तो वैसे एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख 12.5 हजार, 12.5 के में रिबिट मिल जाती है। फिर जो 5 लाख तक की इनकम तुम्हारी नील हो गई। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना हाउस प्रॉपर्टी का, ये मिस्टर भाई उनके जो उनको थे जो हस्बैंड थे, ये उनको खटक रहा था कि भाई ये 2 लाख रुपए, अगर हम इस 2 लाख रुपए को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी बीवी के नाम पे, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो भाई मेरी इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए, तो मुझे भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और बीवी की इनकम भी 2.5 लाख के नीचे है, तो भाई उसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो सीधा सीधा हमारा 7 लाख रुपए में हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भाई इनकम टैक्स कहता है नहीं, ऐसा हम नहीं करने देंगे, आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते बिल्कुल भी। आपने बिना किसी कंसिडरेशन के या फिर कुछ थोड़े से पैसे लेकर के आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बीवी के नाम पे कर दिया केवल टैक्स बचाने के लिए, तो हम आपकी बीवी को ऑनर नहीं मानेंगे, हम आपको हम आपको ही इसका डीम्ड ऑनर मानेंगे। ठीक है। तो मतलब कि ये 2 लाख भी हम आपकी ही इनकम में जोड़ेंगे, और आप पे टोटल इनकम होती है 7 लाख, और 7 लाख पे आपका इनकम टैक्स हम वसूल करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डीम्ड ऑनर। ठीक है। अच्छा, अगर अगर इसी इंडिविजुअल ने अपने किसी माइनर चाइल्ड को, यानी अपने किसी माइनर बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी होती विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, या कंसिडरेशन के साथ भी अगर माइनर चाइल्ड को कर दी होती, तब भी ये प्रॉपर्टी जो है उसी इंडिविजुअल यानी कि जिसने ट्रांसफर की उसी की ही मानी जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर पति पत्नी में काफी ज्यादा लड़ाई, हमारी लड़ाई होगी दोनों में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ, अब ये मामला आ गया कि भाई अब दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, मतलब, और अब एक साथ नहीं रहेंगे, तो उस आदमी ने उस औरत के नाम पे वो मकान कर दिया, तब तो इनकम टैक्स कहता है हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है आपका ये रिटर्न में एग्रीमेंट है, तो अगर आप लोग एक दूसरे अलग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं अब, तब तो ठीक है कि आपने वो जो ऑनर जो है, आपने जो हस्बैंड ने प्रॉपर्टी जो वाइफ के नाम पे कर दी है, तब तो ठीक है, हम जो उसकी जो इनकम है तो हम आपकी वाइफ की ही मानेंगे, तब हम आपकी इनकम उसको नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर नॉट बीइंग इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट,
ठीक है। अगर एग्रीमेंट में हो गया है दोनों का कि दोनों एक साथ नहीं रहेंगे और तब हस्बैंड ने अपने वाइफ के नाम पे या वाइफ ने हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो उसका ऑनर वो और हस्बैंड या वाइफ ही माना जाएगा जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है। अगर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, तब अगर दोनों दोनों में से कोई भी एक दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी बिना किसी कंसिडरेशन के या थोड़े से ही पैसे लेकर के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तब वो डीम्ड ऑनर में आ जाएंगे। तो भैया जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वही उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी, मान लेते हैं कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक जमीन ली, उस जमीन पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग पे कई सारे फ्लैट्स बनाए और उस फ्लैट्स को जो है अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनको उनको दे दिए। ठीक है। तो अब देखा जाए तो जमीन किसकी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। तो उस जमीन पे क्या बनी है? बिल्डिंग बनी है। तो वो उस बिल्डिंग का फिर ऑनर किसे माना जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाएगा, क्योंकि भाई जमीन तो उसी की है, उसी के नाम की बिल्डिंग बनी है पूरी है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंपनी के एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो मेंबर्स हैं उनको डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है और इस फ्लैट को रेंट पे उठा दिया जाता है। कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी इस फ्लैट को रेंट पे उठा दिया और इस पे वो रेंट वसूल कर रहे हैं। तो ये इनकम किसकी मानी जाएगी? ये इनकम मानी जाएगी मिस्टर एक्स की, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द डीम्ड ऑनर। ठीक है। तो यहाँ पे डीम्ड ऑनर माने जाएंगे मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वसूल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मालिक हैं वो मिस्टर एक्स हैं। ठीक है। इसी तरह कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी है। अ पर्सन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी by satisfying the condition of section 53A of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A क्या कहता है? वो तीन चीजें बोलता है कि पहली बात तो कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ हो प्रॉपर्टी खरीदने और प्रॉपर्टी बेचने वाले के बीच में। ठीक है। जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी हो या फिर उसका इंटेंशन है देने का, वो देगा प्रॉपर्टी की कीमत। तीसरी चीज कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसने उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन ले लिया हो। ठीक है। अगर ये तीनों चीजें ही कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको एज अ डीम्ड ऑनर माना जाएगा। किसको? जो मकान खरीद रहा है। ठीक है। वो एज अ डीम्ड ऑनर माना गया। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट एज अ इंडिविजुअल ऑनर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए जैसे काफी अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कोठियां बनी होती हैं, बहुत सालों पुरानी बनी होती है, उस कोठी में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं जो किराए पर रह रहे होते हैं, जो 100 200 300 400 500 रुपये महीने रुपये किराया देते होंगे उसका। ठीक है। तो भाई वो अब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते उस कोठी को कि भाई ये कोठी को हमने डिवाइड कर दिया है तो ये किराया ये वसूल करेंगे, ये किराया वो वसूल करेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो उसका होल्डर होगा, मतलब जो उसका इंचार्ज होगा, उसी को हम एज अ डीम्ड ऑनर मानेंगे और उसी की इनकम मानेंगे हाउस प्रॉपर्टी से। तो मतलब जो भी वो किराया वहां से उस कोठी से या उस महल से कहीं से भी आ रहा होगा, तो जो वहां का संचालक होगा, जो भी होल्डर होगा, उसी को हम एज अ डीम्ड ऑनर मानेंगे और उसी से ही उसी की इनकम में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 12 ईयर्स, अगर हम कोई प्रॉपर्टी 12 साल के लिए उससे ज़्यादा के लिए लीज पर देते हैं तो जिसको हमने लीज पे दिया हम उसी को एज अ डीम्ड ऑनर मानेंगे। ठीक है। तो डीम्ड ऑनर में क्या हो गया? अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी अपने किसको? अपने बीवी बच्चों को बिना किसी कंसिडरेशन के, तो तो जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी उसको हम डीम्ड ऑनर मानेंगे अगर वो बिना किसी पैसों के या बहुत ही कम पैसे लेकर के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको भी डीम्ड ऑनर में ही मानेंगे। अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 को सेटिस्फाई करता है तो वो भी डीम्ड ऑनर है। अगर कोई इंडिविजुअल ऑनर है या कोई इंचार्ज है किसी इम्पार्टिबल एस्टेट का, किसी बड़ी सी एक बिल्डिंग का जो इसको जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो उसको भी हम एज ए डीम्ड ऑनर मानेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी 12 साल के लिए लीज पर दी गई है तो जिसको लीज पर दी गई है हम उसको डीम्ड ऑनर ही मानेंगे। तो ये आते हैं डीम्ड ऑनर। ठीक है। तो डीम्ड ऑनर में ही आते हैं। ठीक है। ये
अब प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, एक लेट आउट प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है जी भाई, जिसमें हम खुद रहते हैं, जिसमें हमारे बीवी बच्चे माता पिता रहते हैं, जो जो मकान हमने अपने रहने के लिए लिया है, रहने के लिए रखा है, वो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है 0 रुपये। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पहले हम केवल एक ही प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई अब तुम दो प्रॉपर्टी को अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हो, मतलब कि उसमें आपकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी उसको आप 0 रख सकते हो। ठीक है, तो साल 2019-20 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पहले आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितनी थी? आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी केवल एक। अब कितनी कर दी गई 2019-20 के बाद? 2019-20 के बाद कर दी गई है उसको 2। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि भाई जो आपने बिल्डिंग जो है, जो अपने प्रॉपर्टी किराए पे उठा दी है, वो हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। सब लेटिंग का मतलब क्या हो गया भाई? देखिए, एक ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी थी, मिस्टर एक्स उसके ऑनर है, और एक बिल्डिंग थी, उन्होंने मिस्टर वाई को दे दी थी। कितने रुपए में दे दी थी? मान लीजिए 2000 रुपये में दी थी। वो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बिल्डिंग दी 2000 रुपये में किराए पर। तो भाई ये 2000 रुपये क्या है? ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ठीक है, जो है ये 2000 रुपये मिस्टर एक्स वसूल करते हैं मिस्टर वाई से। किस लिए? क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी प्रॉपर्टी रहने के लिए दी थी। तो ठीक है, तो मिस्टर एक्स के हाथों में जो ये अमाउंट 2000 रुपये आ रहे हैं, ये कौन से हेड में कैलकुलेट होंगे? ये कैलकुलेट होंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन मिस्टर वाई ने क्या किया? मिस्टर वाई ने ये घर भी जो मिस्टर एक्स से लिया, मिस्टर वाई ने उसको उसे जो है मिस्टर जेड को किराए पे दे दिया, मतलब सब लेट कर दिया। मिस्टर वाई ने जेड को ये घर दे दिया 3000 रुपये में। तो अब वाई जो है, मिस्टर वाई जो है मिस्टर जेड से ले रहे हैं 3000 रुपये। किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने इनको किराए पे घर दे दिया। लेकिन ये घर किसका है? वाई का तो है नहीं, यह तो एक्स का है। लेकिन जेड से पैसे कौन ले रहा है? 3000 रुपये वाई ले रहे हैं। अब सेक्शन 22 कहता है कि भाई ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्या मिस्टर वाई ऑनर है प्रॉपर्टी के? नहीं भाई, ऑनर तो नहीं है मिस्टर वाई। प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है? प्रॉपर्टी का ऑनर तो है मिस्टर एक्स। तो भाई सेक्शन 22 की कंडीशन तो फुलफिल तो नहीं हो रही है भाई, ये सेक्शन 22 में फॉल तो नहीं हो रहा है। तो भाई ये कौन सी इनकम हुई? भाई ये इनकम हुई इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे भी कंडीशन होगी वो उसमें फॉलो करेगी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुई। किसके लिए? मिस्टर वाई के लिए। मिस्टर एक्स के लिए तो है, क्योंकि वो मिस्टर वाई से वो पैसे ले रहे हैं, कितने? 2000 रुपये। किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि भाई उन्हीं की बिल्डिंग है, वो वही इसके एक्चुअल ऑनर है, और जो बिल्डिंग है वो कंसिस्ट करती है बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। ठीक है, तो भाई मिस्टर एक्स के तो हाथ में वो टैक्स, वो मिस्टर एक्स के तो हाथ में तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, जो इनकम उनको आ रही जनरेट हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी से ही जनरेट हो रही है। लेकिन जो मिस्टर वाई को जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जनरेट हो रही है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है। ठीक है, दोनों में जो भी केस होगा उससे हो रही है। रेंटल इनकम फ्रॉम अ शॉप। भाई मेरे पास एक जगह पड़ी हुई थी, मैंने उस जगह पे 2 दुकानें खुलवा दी। ठीक है, वो 2 दुकानें मैंने किराए पे दी। मैंने 2 दुकानें बनाई और दोनों दुकानें किराए पे उड़ गई मेरी। ठीक है, ये दोनों दुकानें किराए पे उड़ गई और इन दोनों दुकानों से मुझे मिलने लगा किराया। ठीक है, मान लो कि मुझे मिल गया यहाँ से 10,000 रुपये किराया दोनों दुकानों से मिलता है। तो ये मेरी इनकम कैसी हुई? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हुई, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से हुई? भाई देखिए, सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है कि भाई एक बिल्डिंग हो, बिल्डिंग है, आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो। भाई हम तो प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, बिल्कुल हैं। और बिल्डिंग आपके बिजनेस या प्रोफेशन में रन ना करती हो। भाई ठीक है, हमारा बिजनेस प्रोफेशन में रन नहीं कर रही है ये तो बस हमने बिल्डिंग बनाई, उसको दुकानों में 2 दुकानों से बनवा दी और उसको हमने जो है रेंट को उठा के दे दिया। तो भाई ये तो हमारी सेक्शन 22 में फॉल कर रही है सारी तीनों कंडीशंस। तो ये जो इससे जो इनकम जनरेट हो रही है 10,000 रुपये, ये हमारी इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या प्रॉफिट सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आ रही है। ठीक है,
कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट क्या होता है भाई? मान लीजिए कंपोजिट रेंट का मतलब है कि आपने उस बिल्डिंग की और बिल्डिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी आपने उसको रेंट पे दे दी, तो वो आ जाता है कंपोजिट रेंट पे। लेटिंग आउट बिल्डिंग विद इनसेपरेबल एसेट्स, भाई आपने एक बिल्डिंग दी, उस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग को उस एक आपने बिल्डिंग दी किराए पर, ठीक है, और उस बिल्डिंग में कुछ प्लांट एंड मशीनरीज भी हैं जो उस बिल्डिंग से अलग नहीं हो सकती हैं। तो आपको बिल्डिंग, आप सिंगल बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग के साथ साथ आप वो मशीनरी भी उसको किराए पर दे देते हैं। तो जो चीजें उस जो ऐसी एसेट्स जो आपस में अलग नहीं हो सकती हैं, ठीक है भाई, बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरीज फिक्स है, उसमें भाई उसको अलग नहीं किया जा सकता है भाई। अगर बिल्डिंग किराए पे उठेगी तो फिर वो प्लांट एंड मशीनरी भी साथ में किराए पे ही जाएगी, ठीक है। तो जब इस तरीके से इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम पीजीबीपी, ठीक है, या फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगी, ठीक है। वो इनकम या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी या फिर वो अदर सोर्सेस में जाएगी, जो भी केस अप्लीकेबल होता है वो उसमें, ठीक है। लेटिंग आउट बिल्डिंग विथ सेपरेबल एसेट्स, भाई ठीक है, हमने एक बिल्डिंग दी, बिल्डिंग मतलब हमने प्रॉपर्टी दी उसको किराए पे, किसी को मान लिया किराए पे हमने बिल्डिंग दे दी, उस बिल्डिंग के साथ साथ हमने उसको कार भी दी, फ्रिज भी दिया, बेड भी दिया, रहने बेड भी दिया साथ में रेंट पे। तो लेकिन ये सब क्या है, ये सब तो अलग हो जाएंगे, सेपरेबल एसेट्स हैं ये, ठीक है, इनको अलग अलग किया जा सकता है। तो जो हमने उसको एसेट दी हैं, मान लीजिए फ्रिज दिया, रेफ्रिजरेटर फ्रिज दिया, ड्रेसिंग टेबल दी, अलमारी दी, बेड दिया, तो ये सब तो सेपरेबल है, उससे हो जाएंगे। कार दी, ये सब सेपरेबल है, ठीक है। तो हम जो हमने बिल्डिंग का जो रेंट है उसको अलग काउंट करेंगे, और जो हमने ये सब उसको अलग से जो एसेट्स दी हैं जो सेपरेबल हैं बिल्डिंग से, उनको हम अलग काउंट करेंगे। तो जो हम बिल्डिंग का किराया लेंगे वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जो हम अदर एसेट्स का जो किराया लेंगे वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, जैसे जो भी हो, जो भी केस लगता हो उसमें, ठीक है। लेटिंग आउट बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अच्छा बिल्डिंग किराए पे देने के साथ साथ हमने उसको कुछ सर्विसेज भी दी, जैसे कि हमने उसके लिए वॉचमैन रख दिया, हमने उसके लिए एक लिफ्ट, वहाँ पे लिफ्ट बनवाई, उसका यूज कर सकते हो तुम वहाँ पे, हमने गार्डनर दे दिया। तो इसका भी तो हम कुछ ना कुछ सर्विस, जो सर्विस दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो चार्ज लेंगे। तो भाई जो हम उस सर्विसेज को जो हम जो इनकम, जो हम सर्विसेज जो उससे चार्ज ले रहे हैं, उससे सर्विसेज देने का, उससे जो हमें जो पैसा मिल जाए सर्विसेज देने का, तो वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और बाकी जो बिल्डिंग का किराया है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है ये हम आगे बताएंगे भी आपको। उसमें से हम घटा देते हैं म्युनिसिपल टैक्स, भाई आपने जितने भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी म्युनिसिपल टैक्स दिए हैं और उस टैक्स आपने उस साल में ही पे किए हैं, तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स जो है वो ऑनर द्वारा ही पे किए होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके टेनेंट ने वो उसको पे कर दिया तब आपको ये छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ऑनर ने उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसने म्युनिसिपल टैक्स पेड कर दिया है तब उसको डिडक्शन ये मिलेगी। अच्छा ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से अगर म्युनिसिपल टैक्स को घटा देते तो क्या आता है, वो आती है हमारी नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम एनईवी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा आपने साल भर में, अच्छा आप कहते हो कि सरकार से कहते हो कि यार तुम हमारी जो हमें इनकम जनरेट हुई है मकान से, तुम उस पर टैक्स ले रहे हो, लेकिन भाई हमारा जो मकान पे साल भर में हमने इतनी सारी उसमें मरम्मत करवाई है, इतनी टूट फूट हुई है उसमें, अभी परसों नरसों उसमें एक प्लास्टर टूट गया था तो हमने उसमें प्लास्टर करवाया था, फिर अगले दिन वो दरवाजा टूट गया तो हमने दरवाजे की मरम्मत कराई थी, तो हमारा इतना खर्चा हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसको भी तो माइनस करो। तो भाई गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो, हाँ बिल्कुल तुम्हारी सही बात है, तुम्हारा हुआ होगा, लेकिन ना तुम हमें हिसाब दे पाओगे, ना हम तुमसे हिसाब मांग पाएंगे। तो ऐसा करो, सीधा सीधा हम तुम्हें 30% की डिडक्शन दे देते हैं, किस पर, नेट एनुअल वैल्यू पे, कि भाई इस 30% में तुम्हारे सारे खर्चे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया, जो जो कह दिया वो कह दिया, तो जितनी भी हमारी नेट एनुअल वैल्यू आएगी हम उसमें से 30% माइनस कर देंगे, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हमने 30% माइनस कर दिया। अच्छा, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जब हम किसी बैंक से
मकान बनवाने के लिए, मकान खरीदने के लिए, मकान की मरम्मत के लिए लोन लेते हैं, उस लोन पे हम जो इंटरेस्ट चुकाते हैं तो उसकी भी यहाँ पे डिडक्शन दी गई है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाएगा, ये हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसमें आप इंटरेस्ट की जो लिमिट है, जो डिडक्शन है वो कितनी है, जो लेटर ऑफ प्रॉपर्टी है और उसमें जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो कितनी है, तो ये हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको घटाने के, उसको माइनस करने के बाद जो भी इनकम निकल के आती है वो होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी पे जो है इनकम टैक्स आपका टैक्स चार्ज करेगा अपना। ठीक है, अच्छा, जो अभी हमने बात करी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, उसके लिए चार चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो है ये फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट क्या है कि भाई आपकी लोकेलिटी में और भी दो चार बिल्डिंगें आपकी तरह ही सेम है, उन लोगों ने अपने किराए पर उठाया है, मान लीजिए उस वहाँ का किराया उन लोगों ने 6,000 पर उठाया, तो वहाँ का फेयर रेंट क्या हो गया, 6,000 रुपये हो गया। म्यूनिसिपल रेंट क्या होता है, म्यूनिसिपल रेंट भैया ये होता है कि जो आपका जो हाउस टैक्स लगता है वो आपकी उस मकान की वैल्यू पे तो लगाया जाता है हाउस टैक्स हो, तो वहाँ पे जो म्यूनिसिपल होता है, जो म्यूनिसिपल बॉडी है आपकी, वो वहाँ की उस प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू डिटरमाइन करती है, तो वो हो जाती है म्यूनिसिपल रेंट में आ जाता है। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट आता है वहाँ पे लगता है। रेंट कंट्रोल एक्ट कुछ सिटीज में लगते हैं, जैसे दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है, तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड रेंट में ये है कि आप किसी भी टेनेंट से मैक्सिमम कितने रुपए चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअल रेंट वो आ गया कि जो आपने एक्चुअल में टेनेंट से लिया है। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, भाई जो भाई जो फेयर रेंट है और जो म्यूनिसिपल रेंट है, इन दोनों में जो भी हाई होगा उसको लेंगे। मान लेते हैं कि वो होता फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में मान लेते हैं कि जो भी हाई है उसको हमने मान लिया R1। ठीक है, अब R1 को हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे, तो R1 और स्टैंडर्ड रेंट में दोनों में जो भी कम होगा हम उसको लेंगे। मान लिया वो हो गया R2। R2 अगर हमने एक्चुअल रेंट क्या हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया जो हमने टेनेंट से पैसा लिया। अगर R2 हमारा एक्चुअल रेंट से कम है, या ऐसे बोले, अगर एक्चुअल रेंट हमारा R2 से ज्यादा है तब तो ठीक है, तब तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई एक्चुअल रेंट। अगर हमारा एक्चुअल रेंट R2 की वैल्यू से कम है तब तो भाई देखना पड़ेगा कि कम क्यों है, तब ये किस दूसरा हो गया। अगर ज्यादा है तब तो सीधा सीधा आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट हो गई। अगर आपका कम है एक्चुअल रेंट R2 से, है ना, तब देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों कम है। चलिए इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि भाई हमने ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हमने किराए पर दे दिया, जिसकी फेयर रेंट है 50,000 रुपये और म्यूनिसिपल रेंट है 60,000 रुपये। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में दोनों में जो भी ज़्यादा होगा हम उसको ले लेंगे। तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में यहाँ पे क्या ज़्यादा है, म्यूनिसिपल रेंट ज़्यादा है, कितना, 60,000 रुपये। तो यहाँ पे R1 हमारा क्या हो गया, म्यूनिसिपल रेंट। अच्छा, R1 ये R2 जो है मैंने आपको कल समझाने के पर्पज से बताया है। ठीक है, वैसे ये R1 R2 कुछ होता नहीं है, आपको इनकम टैक्स में जब उसमें पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो ये R1 R2 आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने केवल आपको समझाने के पर्पज से R1 R2 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R1 क्या है, ये म्यूनिसिपल रेंट हो गया 60,000 रुपये। अब स्टैंडर्ड रेंट है वहाँ का 55,000 रुपये। तो मैंने कहा था कि जब R1 और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में जो भी कम होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कम क्या है, स्टैंडर्ड रेंट कम है, तो हमने क्या ले लिया, R2 हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेंट 55,000 रुपये। ठीक है, अब हमारी एक्चुअल रिसिप्ट क्या है, एक्चुअल रिसिप्ट है हमारी 70,000 रुपये। मैंने क्या कहा, अगर एक्चुअल रिसिप्ट आपकी R2 से ज़्यादा है तब तो ठीक है, तब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, तब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल रिसिप्ट यानी कि 70,000 रुपये। लेकिन अगर एक्चुअल रिसिप्ट मान लीजिए हमारे यहाँ 50,000 होती है और स्टैंडर्ड रेंट यहाँ 55,000 है, तब क्या होता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तब कैसे डिसाइड होगा कि हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है। तब हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो हमारी एक्चुअल रिसिप्ट है वो कम किस वजह से है, कि भाई घर खाली रहा था कुछ समय पीरियड के लिए, उस वजह से एक्चुअल रिसिप्ट कम है, तब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। या फिर ऐसी बात नहीं थी, अदर रीज़न था, अदर रीज़न क्या था कि भैया उस मकान का जो है हमें किराया ही नहीं मिला, उस किराएदार ने हमें किराया ही नहीं दिया,
तो वो अनरियलाइज रेंट में आ जाएगा। उसके लिए रूल 4 है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में हमें हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन कैसे मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन क्या है, लेटर ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन क्या है, और ये एक्चुअल एसिड अगर हमारी R2 से कम है, ठीक है, तो वो किस रीजन से कम है, ड्यू टू वैकेंट है या अदर रीजन है। तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम अपने आने वाले, यानी कि इसका जस्ट अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इसी पे होगा। ठीक है, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी को पूरा समझना है तो आपको उसका पार्ट 2 तो जरूर देखना ही होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, और इसको आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको हाउस प्रॉपर्टी की पूरी नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।